हेलो। आज जो नई बुक आपके बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर है क्वांटम यांत्रिकी, उसके बारे में आज से हम उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। मतलब क्वांटम यांत्रिकी आप लोगों ने दो मैकेनिक्स पढ़ी होगी। मतलब इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक मैकेनिक्स पढ़ी होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरस्मित भौतिकी या चिरस्मित यांत्रिकी, और उसके बाद में अभी है ये आप लोगों के क्वांटम यांत्रिकी। इन दोनों के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है वो, या फिर हम ये समझे, या सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो क्वांटम यांत्रिकी को पढ़ने से पहले वो ये उठता है कि क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब जो मेनली क्वेश्चन है या क्वांटम यांत्रिकी जो हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो ये क्वेश्चन उठता है कि क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये इसके अंदर सबसे मेन क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि जब हम यांत्रिकी के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते ही है तो उसके बावजूद भी हमें क्वांटम यांत्रिकी की क्यों आवश्यकता पड़ती है, वो सबसे मेन पॉइंट है। या सबसे पहले क्वांटम यांत्रिकी को पढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि जहां तक आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्थूल या खगोलीय कणों का कंपन पढ़ा आपने। दूसरी चीज आप पढ़ते हो गुरुत्व प्रभाव और घूर्णन गति। और भी बहुत सारी वेव की गति आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें जो है वो आप किस में भी पढ़ते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हो। पर ये सब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इनमें ये जो किसी भी पिंड की कंपन गति होती है, जैसे कि आप लोग देखते हो अगर आपने किसी स्केल को एक जगह पे फिक्स करके एक सिरे को और दूसरे सिरे को आप छोड़ते हो या उसको हिलाते हो तो आप देखोगे वो ऊपर नीचे कंपन गति करता है। स्प्रिंग को छोड़ देते हो तो वो उसके चारों ओर या अपने किसी एक बिंदु के चारों ओर कंपन गति करती है या फिर ओसिलेशन करती है। तो उसी प्रकार से कोई भी पिंड है जो जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य भी जितने भी ग्रह वो किसके कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी है उसके अंदर उपस्थित हम सभी लोग इसके अंदर एक स्थिति या कि हम इस पृथ्वी या धरती के ऊपर स्थित है किसके कारण, गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण। कोई भी पिंड है, दृढ़ पिंड है, वो क्या करता है, घूर्णन गति करता है। वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी भी पदार्थ के मास के ऊपर डिपेंड करती है। किसी का जिसका मास अधिक होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, मतलब ज्यादा होगी। और दूसरी जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके ऊपर, द्रव्यमान और किसके ऊपर, वेग, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अलग अलग चीजें हैं दोनों की दोनों। इसके अंदर वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम से इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम तो क्या है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी चीज होगी किसी कोई भी पिंड की काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके द्रव्यमान तथा उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है तो आप लोगों को मालूम है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। लेकिन जिस पिंड का द्रव्यमान कम होता है उसकी वेलोसिटी अधिक होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ हाँ, वॉल्यूम का मतलब घेरा हुआ एरिया नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब एकांक आयतन के अंदर किसी भी पिंड के आयतन के अंदर आपने द्रव्यमान का किस प्रकार से वितरण किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। या मतलब कोई भी एरिया, एरिया से तो इसका एरिया का तो साथ में आएगा ही, लेकिन उसके अंदर द्रव्यमान आपने किस प्रकार से वितरित किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम के ओनली फॉर वॉल्यूम के ऊपर ही किसी पिंड की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना।
ये जो भी क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में मैं 5 मिनट दूंगा, उसके अंदर आप अपन पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो ये क्वांटम मैकेनिक्स है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या है कि जो आप लोगों के जो टॉपिक है या फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों की जितना भी सिलेबस है वो थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादा सिलेबस है, इसके अंदर छोटा भाग नहीं है। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर आप 5 यूनिटें पढ़ोगे, ये 5 यूनिटें बहुत बड़ी यूनिट है बाकी वाले पेपर्स की तुलना में। तो इस वजह से अपन ये स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों की वो अपन लास्ट में जो 5 मिनट बचेंगे ना, तब उन प्रॉब्लम का भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता। ये सारी चीजें तो हम क्या है इसमें पढ़ लेते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं किसी पदार्थ के ऊपर गुरुत्व बल का प्रभाव, घूर्णन गति को भी पदार्थ किस प्रकार से करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन सब का तो हम इस क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कर लेते हैं, आसानी से उसका अध्ययन कर लेते हैं, या उसके किसी भी पदार्थ के ऊपर कोई भी गुरुत्वीय कर्षण बल के प्रभाव के कारण अरे इस बार ध्यान रखेंगे आप लोगों की आवाज पहले ही बता देंगे। मैं 5 मिनट पहले वीडियो को रोक दूंगा, उसके बाद में आपके जो भी प्रॉब्लम होगी वो पहले सुनूंगा, उसके बाद में वीडियो ऑफ होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इन सब चीजों का तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में अध्ययन कर लिया, लेकिन मान लो कि कोई भी पदार्थ जो कि किसका उत्सर्जन करता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है। विकिरण का उत्सर्जन कैसे करेगा, जैसे कि मान लो कि आपने किसी पदार्थ के ऊपर बाहर से कोई भी ऊर्जा या फिर कोई भी किरण उसके ऊपर इंसिडेंट की, प्रकाश की किरण को, तो प्रकाश की किरण को आपने किसी पदार्थ के ऊपर, जैसे मान लो कि ये कोई पदार्थ है जिसके ऊपर क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, इंसिडेंट हो रही है। प्रकाश की किरण का इसके ऊपर क्या होना, आपतित होने के पश्चात ये क्या करता है, अपने अंदर से अन्य इन किरणों को या तो क्या कर ले, अवशोषित कर ले, या फिर इसी के साथ में अगर ये कोई पदार्थ अपने में से किसी किरण को उत्सर्जित करता है, साथ में अगर किसी पदार्थ के ऊपर हमने प्रकाश की किरण डाली और प्रकाश की किरण डालने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉनों का या फिर कणों का उत्सर्जन होता है। तो इन सब चीजों के बारे में क्या नहीं बताया गया, इन सब चीजों के बारे में, जैसे कि एक तो कौन सा, कृष्णिका विकिरण का नियम, कृष्णिका विकिरण, दूसरी चीज प्रकाश विद्युत प्रभाव, और कॉम्पटन प्रभाव। ये सब आपने 12th में पढ़े होंगे। इसके अंदर आप देखोगे तो जो कोई भी प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर, क्वांटम प्रभाव के अंदर आप क्या करते हो, किसी भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, नाभिक के ऊपर या एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हो, प्रकाश की किरण या फोटोन को इंसिडेंट करते हैं, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो इन सब चीजों की व्याख्या जो है वो किसके ऊपर नहीं, किसके आधार के ऊपर नहीं की जाती, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार के ऊपर नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, किसी भी पदार्थ की ऊर्जा जो होती है वो सतत रूप में होती है। सतत रूप से मतलब कह सकते हैं कि कंटिन्यूस चलती रहती है, इस प्रकार से चलती रहेगी, मतलब कंटिन्यूस रूप में होती है। एनर्जी को कंटिन्यूस रूप में होने के कारण, कहने के कारण क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उस वजह से इस कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव और भी अन्य जो प्रभाव होंगे जो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़िए, उन सबका किसके अंदर अध्ययन नहीं कर पाए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इसके बारे में एकदम सही रूप से व्याख्या नहीं कर पाते, या इनके एनर्जी या इनके अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उनके बारे में हम नहीं बता पाते, या इसके अंदर कितनी विकिरण उत्सर्जित होती है या फिर विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, उन सब के बारे में हम क्या नहीं बता सकते क्लासिकल मैकेनिक्स से। उसका कारण ये होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिस एनर्जी को प्रदर्शित करती है, किसी भी पदार्थ की एनर्जी को, वो किस रूप में, एक सतत रूप में एनर्जी को प्रदर्शित करती है। परंतु जो एनर्जी जो होती है कृष्णिका विकिरण में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, क्वांटम प्रभाव में, वो एनर्जी कभी भी सतत रूप में नहीं होती। ये किसने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पता चलता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, पैकेट के रूप में, पैकेट के रूप में या फिर किसके रूप में, टुकड़ों के रूप में होती है। ऐसे अलग अलग टुकड़ों के रूप में, अलग अलग टुकड़ों के रूप में क्या होती है, किसी भी पदार्थ के पास में एनर्जी होती है और उन सभी टुकड़ों या बंडलों को जोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलती है, उस पदार्थ की टोटल एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार
से अलग अलग टुकड़ों के रूप में एनर्जी का डेफिनेशन या डिफाइन करने के लिए जिस यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है वो कौन सी यांत्रिकी है? क्वांटम यांत्रिकी। और इसी बंडल या पैकेट के रूप में जो एनर्जी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव। आप प्रकाश को भी पढ़ते हो, प्रकाश की किरण भी जो किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? फोटोन के रूप में अलग अलग टुकड़े होते हैं, और टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है प्रकाश की? वो उन फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है कि उस प्रकाश किरण के अंदर कितने फोटोन उपस्थित है। वो जितने फोटोन होंगे उन सबको जोड़ने पे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किसकी है? वो एनर्जी जो होती है वो टोटल प्रकाश की एनर्जी कहलाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह पर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करने का कारण क्या होता है? कि इसका मेन कारण ये होता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें ऊर्जा को किस रूप में? एक सतत रूप में या एक कंटिन्यूस रूप में ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि किसको समझाने में असमर्थ रहती है? कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, और भी 2-3 मेथड है जिनको क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स है जिसके द्वारा इनको आसानी से समझा जाता है, जिसके अनुसार जो कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्वांटम प्रभाव के अंदर जो इंसिडेंट होती है या फिर कोई भी पार्टिकल अपने पथ से विचलित होता है तो उनकी एनर्जी जो होती है वो किन के रूप में होती है? टुकड़ों के रूप में होती है। तो सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स की या क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? मैक्स प्लांक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। मैक्स प्लांक ने ही बताया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो टुकड़ों के रूप में होती है, न कि किसके रूप में? एक सतत रूप में किसी के पास, किसी पदार्थ के पास में एनर्जी होती है। तो सबसे पहले तो जो एनर्जी जो होती है वो किस रूप में होगी? तो सबसे पहले जो इस क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? इसने मैक्स प्लांक ने किया था। इस मैक्स प्लांक के अनुसार अगर कोई भी पदार्थ क्या करता है, अपने में से किसी भी प्रकार की किरण या विकिरण का उत्सर्जन करे या फिर किसी भी विकिरण को वो अगर अवशोषित करता है तो अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो किसके रूप में होता है? कंटिन्यूस या एक सतत रूप से लगातार, या तो क्या पिंड क्या करे एक लगातार रूप में क्या एक सतत रूप से क्या करता है? विकिरणों को ग्रहण करता है, या फिर एक सतत रूप से क्या करता है? विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो ये तो किसने बताया? क्लासिकल मैकेनिक्स में पता चला। लेकिन इस प्रकार से अगर वो विकिरणों का एक सतत रूप से उत्सर्जन या अवशोषण करे तो उस कंडीशन में किस प्रकार से उसकी टोटल एनर्जी क्या है, या फिर वो किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, उसके अंदर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, उसकी एनर्जी या उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो किससे? क्लासिकल मैकेनिक्स से पता नहीं चल पाती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या मैक्सवेल प्लांक के अनुसार कोई भी पदार्थ जो कि क्या करता है, किसी विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण जो करता है वो किस प्रकार से करता है? एक टुकड़े के रूप में या एक अलग अलग पैकेटों के रूप में करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तथा उसकी ऊर्जा को किसके रूप में? ई बराबर किसके रूप में हम मापते हैं? एच म्यू के रूप में मापते हैं। तो मैक्स प्लांक के अनुसार कोई भी पदार्थ विकिरण का उत्सर्जन किस प्रकार से नहीं कर सकता? एक सतत रूप से नहीं कर सकता। तो इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं जिसके अनुसार क्या है? विकिरण किसी पदार्थ द्वारा विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण क्या है? सतत न होके क्या होता है? न होकर एक बंडल या किसके रूप में? पैकेट के रूप में होता है। मतलब उस पैकेट के अंदर क्या होंगे?
उस पैकेट के अंदर एक फिक्स संख्या के अंदर क्या होगी विकिरण, मतलब कोई भी फोटोन जो जैसे 10 मान लो या 20 मान लो, क्या 10 या 20 टुकड़ों के रूप में क्या होगी उस पदार्थ के अंदर क्या होंगे, कोई भी पार्टिकल होंगे जो क्या होंगे उत्सर्जित होंगे, या कोई भी करण विकिरण जो है उससे उत्सर्जित होगी। ये नहीं है कि एक पूरा का पूरा विकिरण है उसमें से लगातार उत्सर्जित होती जा रही है और लगातार वो विकिरणों को क्या करता जा रहा है, अवशोषित करता जाएगा, ऐसा इस सिद्धांत के द्वारा नहीं बताया जाता। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या तो वो क्या होगा किसी कणों की संख्या या किसी भी विकिरण को उत्सर्जित या फिर क्या करता है ग्रहण करता है, तो क्या एक बंडल के रूप में या एक पैकेट के रूप में करेगा जिसके अंदर उसकी एनर्जी या फिर उसके अंदर कणों की या विकिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो यार ये बंडल या ये जो पैकेट जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं, बंडल या पैकेट को हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। जिस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे, मतलब आप लोग जब फर्स्ट ईयर के अंदर सॉरी 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ी होगी आवेशों के बारे में पढ़ा होगा, या फिर कोई भी पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दौरान हमने आवेशों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर आवेश हमेशा किसके रूप में, संख्या के रूप में या क्वांटीकृत रूप में होते हैं। और अगर टोटल पदार्थ का आवेश ज्ञात करना होता था तो अपन क्या करते थे, n इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसके अंदर उपस्थित टोटल आवेशों की संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें क्या प्राप्त होता था, उस पदार्थ के अंदर उपस्थित टोटल आवेश के बारे में पता चलता था। उसी प्रकार से मैक्स प्लांक के अनुसार कोई भी पदार्थ है अगर किसी विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है या अवशोषण कर रहा है, विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये विकिरण के रूप में या तो ऊर्जा को अवशोषित करता है या फिर ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के दौरान क्या होता है, उस पदार्थ के अंदर जो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो भी क्या होती है, क्वांटीकृत रूप में होती है। उस पदार्थ के अंदर कितने बंडल या कितने फोटोन है, उस फोटोन की संख्या के आधार के ऊपर हम क्या बता सकते हैं कि उस पदार्थ के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ या क्वांटीकृत होती है। जिसका मान क्या होता है, E बराबर एच वी, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं। क्वांटा मतलब सबसे छोटा जो एनर्जी की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है फोटोन, उसको क्या बोलते हैं, E बराबर एच म्यू, और इसे क्वांटा के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे जो सबसे छोटी इकाई होती है क्वांटम क्वांटा के रूप में या किसी पदार्थ की, वो जो होती है वो क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी E बराबर एच म्यू। अगर हमें किसी पदार्थ की टोटल एनर्जी के बारे में पता करना है, टोटल एनर्जी से मतलब अगर उसमें से उत्सर्जित होने वाले सभी विकिरणों के कारण या उसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी उसने अवशोषित की या विकिरणों के रूप में टोटल उसने कितनी एनर्जी उत्सर्जित की, तो अगर उनको हम एन एच म्यू, जहाँ पे एन बराबर क्या होता है, पूर्णांक के रूप में कितने उसने फोटोन को ग्रहण किया या कितने उसने फोटोन को उत्सर्जित किया, वो संख्या अगर हमको मालूम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर उस पदार्थ की टोटल एनर्जी के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि E बराबर एच वी एक क्वांटा जो होती है सबसे छोटी इकाई, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जो कि क्या होती है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर किसी पदार्थ में कितने फोटोन, कोई भी पदार्थ कितने फोटोन को ग्रहण कर रहा है या कितने फोटोन को उत्सर्जित कर रहा है, उसी आधार के ऊपर हम क्या बता सकते हैं, उस पदार्थ की टोटल एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। यह तो किसने बताया था, मैक्स प्लांक ने बताया था। इसी सिद्धांत के आधार के ऊपर किसी भी पदार्थ के अंदर उसकी एनर्जी या उसने कितनी विकिरण को उत्सर्जित किया या कितनी विकिरण को ग्रहण किया, इसके बारे में पता चलता है। तो ये इसकी सबसे मेन या आवश्यकता
जो क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ने का मेन कारण क्या था, उस पदार्थ के अंदर जो विकिरणों की संख्या है वो क्या है, एक सतत रूप में क्या है, कोई भी पदार्थ विकिरणों को न तो अवशोषित करता है नहीं उत्सर्जित करता है। उस वजह से किस यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है, क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई पदार्थ कितनी विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है, उस पदार्थ की ऊर्जा है वो किस रूप में होती है, किसके बराबर पता चलता है, वो सब इस क्वांटम सिद्धांत जिसे कि मैक्स प्लांक ने दिया था उसके बारे में उसके द्वारा हमें पता चलेगा। दूसरी चीज ये कि क्वांटम यांत्रिकी एक तो इस क्वांटीकृत एनर्जी के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी, दूसरी इसका आवश्यकता पड़ने का कारण ये था कि हम लोगों को मालूम है कोई भी पदार्थ है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तथा उस पदार्थ के अंदर जो एक नाभिक होता है या कोई भी परमाणु होता है उसके चारों ओर क्या होती है, एक कक्षाओं के अंदर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति भी करते रहते हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके द्वारा उन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गति के बारे में भी सही ढंग से भैया किस प्रकार की उनकी गति होती है उसके बारे में भी किसके द्वारा नहीं बताया गया था, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बताया जाता है। इस वजह से भी किसका या उनकी गति जो होती है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गति जो होती है, उनको भी पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्वांटम यांत्रिकी का यूज किया जाता है। तो मैंने जो इसका दूसरा कारण जो था या क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता का, वो जो दूसरा कारण था वो था पदार्थ के स्थायित्व तथा ठोस व गैस इत्यादि में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कणों की गति, जो ये इन कणों की गति जी, उस गति के बारे में भी किसके द्वारा नहीं बताया जा रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जाता था कि उनकी गति कैसी है, वो किस स्टेज के अंदर स्थित है या कौन सी कक्षा में है, या फिर KSPDF आप जैसे कक्षाएं पढ़ते हो कौन सी कक्षा में गति कर रहा है, या फिर वो किस प्रकार से ऊर्जा का अवशोषण करता है या कैसी कितनी एनर्जी को ग्रहण करे कि वो कोई भी पदार्थ जो अपने स्थायी अवस्था के अंदर आ जाए, या कितनी ऊर्जा को क्या करे, जैसे कि कोई भी पदार्थ की स्टेबिलिटी जो होती है वो कौन सी अवस्था में स्टेबल होगा, जब कोई भी पदार्थ किस अवस्था में स्टार्ट से वो अपनी मूल अवस्था के अंदर है। मूल अवस्था से मतलब है कि उसके अंदर उपस्थित कण किस अवस्था में नहीं है, शून्य ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा अवस्था में नहीं है, ऊपर वाले ऊर्जा स्तरों में नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो पदार्थ क्या होता है, स्थायी होता है। तो पदार्थों के स्थायित्व के बारे में तथा उसके अंदर उपस्थित अलग अलग कण जो होते हैं उनकी गति के बारे में भी किसके द्वारा नहीं बताया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं बताया जाता। उस वजह से भी हमें किसकी क्वांटम यांत्रिकी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्या कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे कण होते हैं वो किस प्रकार से गति कर रहे हैं, उनकी गति को पढ़ने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप लोगों ने जो 12th के अंदर नील्स बोर के मॉडल पढ़े या फिर उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार की तरंगों के या तरंगें जो उत्पन्न होती है, बामर श्रेणी वगैरह, इन सब श्रेणियों के अंदर जो तरंगें उत्पन्न होती है या अलग अलग तरंगों की तरंगें होती है उनके बारे में भी हम किसके द्वारा पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार के ऊपर ही हम उनको सही ढंग से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से क्लासिकली हम उनकी एनर्जी के बारे में न तो सही ढंग से पता कर पाते, नहीं उनकी गति कैसी है उसके बारे में भी हम क्या नहीं पता कर पाते, क्लासिकल मैकेनिक्स से पता नहीं कर पाते। इसलिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो इसके दूसरा भाग है वो भी पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं या कोई भी पदार्थ जो आप पढ़ते हो नील्स बोर मॉडल को, जिसके अंदर से अलग अलग तरंगों को उत्पन्न किया जाता है, वो सब भी किसके द्वारा, किसी क्वांटम थ्योरी के द्वारा ही पढ़े या समझे जाते हैं। तो मेनली पदार्थ के स्थायित्व, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गति जो होती है वो भी किसके द्वारा पढ़ी जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं, या उसका सही ढंग से अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वांटम यांत्रिकी की मेनली आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि किसी पदार्थ के स्थायित्व के बारे में
उसमें उपस्थित उसके कणों की गति के बारे में, साथ में उसके अंदर या उस पदार्थ के पास में एनर्जी किस रूप में, सतत रूप में या क्वांटा या एक फोटोनों के रूप में अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है या बंडल के रूप में। तो इन सब चीजों का अध्ययन करना क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा क्या संभव नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा इन सब चीजों का संभव न होना या उनके बारे में सही रूप से पता न लगा पाना, वो सब कारण उन सब कारणों की वजह से हमें किसकी क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, किसी भी पदार्थ के द्वारा विकिरण की जब विकिरणों का उत्सर्जन किया जाता है तो उन विकिरणों का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, मतलब टेम्परेचर का उन विकिरणों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, या तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होगी या कमी होगी, इन सब चीजों के बारे में हम क्वांटम यांत्रिकी के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो नॉर्मली क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कोई भी पदार्थ विकिरणों का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो उस आधार के ऊपर जो उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है या उसकी जो उत्सर्जन की क्षमता होती है उसके बारे में मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास जो होगी उसमें हम किसनी का विकिरण जिससे सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई उस मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कल से स्टार्ट करेंगे। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? उत्सर्जन क्षमता से मतलब है अगर कोई भी पदार्थ है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोई भी पदार्थ है तो वो क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है, या तो किसी भी विकिरण को उत्सर्जित कर सकता है या फिर किसी भी विकिरण को ग्रहण कर सकता है या अवशोषित कर देता है। तो इस क्षमता के अनुसार या इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि ये कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ का ये कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ क्षेत्रफल से उसने कितनी विकिरण है क्या की है, उत्सर्जित की है। इस पृष्ठ क्षेत्र या इस एकांक क्षेत्रफल में से इसने कितनी विकिरण उत्सर्जित किया, कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित किया, वह ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्षमता। मतलब अगर कोई भी ठोस पदार्थ हो या फिर द्रव गैस के रूप में हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ है जिसके बारे में आप क्वांटम यांत्रिकी के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो उस पदार्थ के द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन या उसके एक एकांक क्षेत्रफल जो उसका ऊपर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से वो कितनी विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है, उन विकिरणों की जो मात्रा जो होती है उसी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसकी उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि किसी नियत ताप पर किसी पदार्थ के पृष्ठ के एकांक, किसी पदार्थ के पृष्ठ से के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड सभी तरंगदैर्ध्य की उत्सर्जित विकिरणों की कुल मात्रा क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। जिसे हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सभी तरंगदैर्ध्य से मतलब ये कि आप जितनी भी गामा किरणें, रेडियो ESR, NMR और अल्ट्रावायलेट, ये जितनी भी प्रकार के आप
किरणें पड़ते हो ना, उन सभी प्रकार की विकिरणों का वो क्या कर सकता है, पदार्थ अवशोषण भी कर सकता है और उत्सर्जन भी करता है। तो उस कंडीशन के लिए एक नियत ताप पे अगर कोई भी पदार्थ जिसके पृष्ठ क्षेत्रफल से सभी प्रकार की, मतलब कोई भी जिसकी तरंग दैर्ध्य कुछ भी हो सकती है, उन सब प्रकार की तरंग दैर्ध्यों में से का विकिरणों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। और उस उत्सर्जन के अंदर जितनी विकिरण उत्सर्जित हुई उनकी मात्रा जो होगी वो मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये है, इससे कोई भी पदार्थ जो होता है जिसमें से कोई अगर वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है तो उसकी मात्रा क्या होगी, उसके बारे में हमें इस मात्रक से पता चलेगा। हाँ 1 मिनट, अब बस अब वीडियो को मैं